राज्यपाल को हम पढ़ रहे हैं और राज्यपाल की शक्तियाँ इसमें हम पढ़ रहे हैं। राज्यपाल की शक्तियाँ जो है पिछले 2 क्लास में हमने राज्यपाल की शक्तियों पर चर्चा की थी। फिर आज हम न्यायिक शक्तियाँ यानी कि राज्यपाल की जो न्यायिक शक्तियाँ हैं उस पर चर्चा करेंगे। फिर राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियाँ, इन 2 शक्तियों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो न्यायिक शक्ति का अर्थ क्या है? न्यायिक शक्ति का अर्थ, राज्यपाल की न्यायिक शक्ति का अर्थ यही है कि राज्यपाल की भूमिका क्या होती है न्यायिक मामलों में। जैसे जो हाई कोर्ट के जजेज हैं उसमें भी कुछ रोल होता है। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जजेज या उसके अलावा और भी जो एक तरह से जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं स्टेट में, उनकी नियुक्ति में राज्यपाल की क्या भूमिका होती है। और भी इसके अलावा और भी बहुत सारे तथ्य हैं जो कि न्यायिक शक्तियाँ में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों की यदि बात की जाए तो इसमें आर्टिकल 217 में है हाई कोर्ट के जो जजेज होते हैं उनकी नियुक्ति जो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन उनकी नियुक्ति जो की जाती है नियुक्ति के समय राज्यपाल के साथ भी विचार विमर्श किया जाता है। जिस हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति की जाएगी उस स्टेट के राज्यपाल होंगे। मान लिया जाए यूपी में जो हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसमें किसी जज को नियुक्त करना है तो उसकी नियुक्ति से पहले विचार विमर्श किया जाएगा उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल होंगे उनसे। तो जब हाई कोर्ट में जो जजेज होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है तो उस स्टेट के जो राज्यपाल होते हैं उनसे विचार विमर्श किया जाता है। विचार विमर्श यानी कि सलाह बोल सकते, विचार विमर्श किया जाता है। विचार विमर्श करने के बाद ही राष्ट्रपति उस कोर्ट में जो जस्टिस हैं उसे नियुक्त करेंगे। आर्टिकल 217 में हमने देखा कि राज्यपाल किस प्रकार से विचार विमर्श करते हैं। सिर्फ विचार विमर्श ही एक तरह से इनके लिए है। आर्टिकल 219 में क्या कहता है? हाई कोर्ट के सभी जजेज जो होते हैं, हाई कोर्ट में जो जज की नियुक्ति होती है उनका जो शपथ होता है वह कौन दिलाते हैं? राज्यपाल दिलाते हैं। या राज्यपाल किसी व्यक्ति को अधिकृत करते हैं जो उन्हें शपथ दिलाते हैं। या तो राज्यपाल दिलाएंगे उन्हें शपथ या राज्यपाल के द्वारा अधिकृत व्यक्ति, राज्यपाल या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति शपथ दिलाते हैं। उसके बाद यदि बात की जाए आर्टिकल 233 में राज्यपाल हाई कोर्ट से विचार विमर्श कर जिला न्यायाधीश, जो जिला डिस्ट्रिक्ट जस्टिस होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज, उनकी नियुक्ति करते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। और हाई कोर्ट के साथ विचार विमर्श करने के बाद करते हैं। आर्टिकल 233। फिर आर्टिकल 234 की यदि बात की जाए तो इसमें राज्यपाल हाई कोर्ट से और जो उस स्टेट का PCS होगा, पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे यूपी है तो यूपी PSC, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, या MP है तो MPSC, और सभी स्टेट के अपने अपने PSC होते हैं। तो उस राज्य के राज्यपाल जो हैं वह ये हाई कोर्ट से तथा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से विचार विमर्श करते हैं। विचार विमर्श करके अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। अन्य का मतलब डिस्ट्रिक्ट जो जज हैं उनके अलावा बाकी जितने भी न्यायिक अधिकारी हैं उन सभी की नियुक्ति इस प्रकार से की जाती है आर्टिकल 243 के थ्रू, जिसमें कि हाई कोर्ट से विचार विमर्श करते हैं और जो स्टेट PCS हैं उससे विचार विमर्श करते हैं।
फिर आर्टिकल 161, आर्टिकल 161 की यदि बात करें तो ये तो न्यायिक शक्तियाँ थी। इसमें हमने देखा किस प्रकार से राज्यपाल जो हैं न्यायिक शक्तियों में मतलब न्यायिक जो प्रक्रिया है उसमें अपनी भूमिका देते हैं। तो इसमें हमने 4 आर्टिकल पढ़ा, जिसमें कि हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति जब होती है तो राष्ट्रपति उससे विचार विमर्श, यानी कि राज्यपाल से विचार विमर्श करते हैं। फिर जितने भी जज होते हैं हाई कोर्ट को शपथ दिलाना किनका काम है, राज्यपाल का, या राज्यपाल द्वारा अधिकृत व्यक्ति दिलाते हैं। फिर राज्यपाल हाई कोर्ट से विचार विमर्श कर डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति करते हैं आर्टिकल 233 234 में। अन्य जो न्यायिक अधिकारी हैं डिस्ट्रिक्ट जज को छोड़ के बाकी सभी की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है, विचार विमर्श किससे करके, ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और हाई कोर्ट से विचार विमर्श करने के बाद। तो यह न्यायिक शक्ति हो गई। फिर राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है। आर्टिकल 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, जिस प्रकार से राष्ट्रपति क्षमादान देते थे किसी व्यक्ति को, यदि उसके पास कोई जाता था कि जैसे कोर्ट में उसे फांसी दे दी गई हो या और भी कोई दंड दे दिया गया हो, तो उस सिचुएशन में वो अपना दंड माफ़ कराने के लिए क्षमादान मांगने के लिए राष्ट्रपति के पास जा सकते हैं। उसी प्रकार से राज्यपाल के पास भी उसी प्रकार की कुछ शक्तियाँ हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी शक्तियाँ हैं क्षमादान से संबंधित राज्यपाल के पास। तो राज्यपाल के पास जो क्षमादान की शक्ति है उनमें से है वे मतलब राज्यपाल व्यक्ति की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। सज़ा जो है 10 साल की सज़ा, 5 साल जो भी है सज़ा, राज्यपाल वो माफ़ कर सकते हैं पूरी तरह से, यानी कि आपको कोई सज़ा नहीं होगी, यानी कि क्षमा कर सकते हैं। क्षमादान का तो अर्थ ही होता है ना। फिर उस सज़ा को स्थगित कर सकते हैं, उस सज़ा पर रोक लगा सकते हैं और कम कर सकते हैं। यदि 20 साल की सज़ा है तो 5 साल की, 10 साल की कर सकते हैं, और या उनकी प्रकृति बदल सकते हैं। उसके बाद मृत्युदंड से भी संबंधित कुछ अधिकार हैं राज्यपाल के पास। क्या अधिकार हैं? शक्तियाँ हैं, सॉरी अधिकार नहीं, मृत्युदंड से संबंधित अधिकार ये हैं कि वह मृत्युदंड को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकते। यानी कि जैसे राष्ट्रपति मृत्युदंड को, यदि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला है तो उसे पूरी तरह से वो आज़ाद कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको माफ़ किया, आप जाइए, मतलब आप पर कुछ जेल भी आपको नहीं भेजा जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो कंडीशन थोड़ा अलग है। यदि किसी को फांसी मिली हो तो उसके सज़ा में परिवर्तन कर सकते हैं ये, यानी कि उनकी प्रकृति जो है प्रकृति में चेंज ला सकते हैं। फांसी है तो फांसी की जगह पर उम्र कैद कर सकते हैं, 20 साल की सज़ा 10 साल की सज़ा कर सकते हैं। यह मतलब एक है डिफरेंस राष्ट्रपति और राज्यपाल के क्षमादान से संबंधित जो शक्ति है उसमें। तो यह तो थी, हमने देखा आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल किस प्रकार से क्षमादान देते हैं। फिर राज्यपाल के पास कुछ स्वविवेकीय शक्तियां हैं, वह आर्टिकल 163 में है। कुछ स्वविवेकीय शक्ति जो है वह आर्टिकल 161 में है। उसके अलावा और भी बहुत सारे आर्टिकल हैं जिसमें कि राज्यपाल अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आर्टिकल 370, आर्टिकल 371, 71 में बहुत सारा अमेंडमेंट किया गया, अलग अलग जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं और उसके अलावा और भी कुछ राज्य में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं जिसे जोड़े गए हैं, वह राज्यपाल से संबंधित है। बहुत सारे प्रावधान जो है कि वह राज्यपाल मतलब वहाँ कानून व्यवस्था या और उससे संबंधित हैं, जो कि राज्यपाल अपने स्वविवेक का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। यदि आर्टिकल 370 की बात की जाए तो 370 वैसे तो हटा दिया गया है अब, लेकिन जिस समय से 370 था तो क्या प्रावधान था जम्मू कश्मीर में? तो जम्मू कश्मीर में विशेष प्रावधान था, यानी कि विशेष राज्य का दर्जा मिला था। तो उसमें विशेष प्रावधान क्या था? उसमें तो बहुत सारे विशेष प्रावधान थे, लेकिन यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण विशेष प्रावधान, जैसे राज्यपाल से संबंधित जो प्रावधान है, यदि वहाँ पर कानून व्यवस्था एक तरह से
सही नहीं हो, यानी कि इमरजेंसी नहीं, ये राष्ट्रपति शासन जो लगता है किसी भी स्टेट में, उसका जो आधार होता है, यदि वो सिचुएशन हो, यानी कि वो वहाँ संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, राष्ट्रपति शासन लगने का जो आधार है वह क्या है, संवैधानिक तंत्र यदि किसी राज्य में विफल हो जाए तो वहाँ की सरकार को भंग करके वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। और कुछ कुछ समय में आपने देखा होगा, कभी इस स्टेट में तो कभी उस स्टेट में, किसी न किसी स्टेट में लगता रहता है। तो उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में यदि संवैधानिक तंत्र की विफलता हो गई तो उस सिचुएशन में वहाँ पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जाता था। वहाँ पर जो शासन लगता था उसे राज्यपाल शासन बोलते थे। राज्यपाल शासन पहले 6 माह के लिए वहाँ राज्यपाल शासन लगता था, फिर जब 6 माह बीत जाता था तो उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगता था। ये एक मतलब राज्यपाल का विशेष शक्ति बोल सकते हैं, यानी कि स्वविवेकीय शक्ति बोल सकते हैं। तो आर्टिकल 370 में यह बात थी। उसके बाद आर्टिकल 371 है, इसमें भी कुछ बातें हैं जो कि राज्यपाल से संबंधित है। तो महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा, ये पिछड़े क्षेत्र हैं महाराष्ट्र के, और उसके बाद गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र, ये क्षेत्र हैं जहाँ की विकास मंडल वहाँ के एरिया में विकास करने के लिए एक विकास मंडल का निर्माण किया जाता है, जिसमें कि विकास मंडल की जो स्थापना की जाती है वह राष्ट्रपति के आदेश पर की जाती है, और उसमें जो कार्य होंगे वह राज्यपाल के द्वारा सारे कार्य किए जाएंगे, यानी कि ये उनके सभी कार्य जो होते हैं राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं। तो आर्टिकल 370 हमने देखा किस प्रकार से महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ जो पिछड़े एरिया हैं वहाँ पर विकास मंडल बनाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और राज्यपाल के द्वारा वहाँ पर वह कार्य किए जाते हैं। तो आर्टिकल 371 के बाद 371A, तो यह आर्टिकल 371A जो है नागालैंड से संबंधित है। क्या बातें हैं इसमें? नागालैंड के राज्यपाल को नागालैंड में कानून व्यवस्था स्थापित करने का विशेष दायित्व है, यानी कि राज्यपाल को यहाँ एक तरह से विशेष शक्ति दी गई है, यानी कि स्वविवेकीय शक्ति अपना यहाँ पर लगा सकते हैं वो। और यह 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था नागालैंड, ये इस आर्टिकल को 371A। फिर इसी प्रकार से कुछ और आर्टिकल हैं, उसी तरह से कुछ स्टेट हैं जहाँ पर इस प्रकार की मतलब अलग प्रकार की कुछ, जैसे 370 में विशेष राज्य का दर्जा मतलब विशेष प्रावधान है, उसी प्रकार से 371 और उसमें ABCD जितने भी जुड़े हुए हैं सभी में विशेष प्रावधान है। तो इसमें 371B में है असम से संबंधित इस प्रकार के अधिकार विशेष प्रावधान, फिर जो कि 22वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। फिर 371C में है, क्या है, मणिपुर, जो कि 27वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। असम, मणिपुर, फिर आंध्र प्रदेश D में है, फिर ई बीच में छूट जाता है, ई में भी आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने से संबंधित कुछ संशोधन किया गया था, जो कि ई है 371E, जो कि राष्ट्रपति से रिलेटेड नहीं है, तो इस कारण से हमने यहाँ लिखा। फिर 371F है जो सिक्किम से संबंधित है, 36वां संविधान संशोधन। फिर G है मिजोरम से संबंधित 53वां संशोधन। फिर अरुणाचल प्रदेश, H है गोवा और कर्नाटका। इसी प्रकार से बहुत सारे इसमें अमेंडमेंट किए गए आर्टिकल 371 में, और अलग अलग राज्यों के विशेष प्रावधान को जोड़ा गया। तो हमने न्यायिक शक्ति देख ली, फिर क्षमादान की शक्ति राज्यपाल की देख ली, उसके बाद स्वविवेकीय शक्ति देख ली। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कैसा लगा ये क्लास कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक यू।